जैसे कल हमारी गुफ्तगू चल रही थी ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बायोटिक ऑरिजिन। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कोई सवाल है? चलो ठीक। ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बा ओके ओके ठीक है। ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बायोटिक ऑरिजिन के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी और हमने कई बातें इस हवाले से डिस्कस की थी। अ, एक और ऑर्गेनल, क्योंकि हमने कल कहा था कि दो ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो एवोल्यूशनरी जो पर्सपेक्टिव है, अगर हम ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो उस हवाले से दो ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिनके बारे में कंफर्म है कि ये सिम्बायोटिक ऑरिजिन इनका है। चलें, ये तो एक अलग बात है। लेकिन उसके अलावा जो है वो ये कहा जाता है कि एक और ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा, कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अपनी मर्जी से बड़ा कुछ कर लेता है। इस ऑर्गेनल के ओरिजिन के बारे में साइंटिस्ट को एज सच जो है वो नहीं पता। ख्याल ये किया जाता था कि शायद ये गोल्जी से निकलता है, लेकिन ये जो है वो उसका ये ऐसा भी नहीं है कि ये गोल्जी से निकलता है। लेकिन ये ऑर्गेनल जो है, इसको आप जानते हैं पेरोक्सिसोम के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका हमारे जो है वो सेल्स के अंदर। और इसके बारे में आप जो है वो अभी पढ़ेंगे कि ये क्या 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 रोल प्ले करता है। लेकिन इसके बारे में ये जो सपोजिशन है कि शायद ये जो है वो सपोज्ड एज एन ऑर्गेनल ऑफ एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनल, एज एन एंडोसिम्बायोटिक, उसकी वजह क्या है, हमारा मेन पॉइंट जो है वो यही रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सिम्बायोटिक ऑर्गेनल क्यों कंसिडर किया जाता है, चलें ये हम जो है वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये करता क्या है। इसका काम होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एच फ्रॉम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और उसको जो है ये इस तरह से खास तौर पे हाइड्रोजन को एज ए मॉलिक्यूल भी ये सेपरेट करता है, डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल से सेपरेट करके, और उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ देता है। ठीक है, और इस जरिए से इस जरिए से ये असल में उन खास किस्म के मॉलिक्यूल्स की का कैटाबॉलिज्म स्टार्ट करता है, या यूं कह लें कि इसका ये एच एच को रिमूव करना या उन मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोजन को रिमूव करना उन मॉलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करवाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एज्यूम करेंगे जो फैट्स हैं उनकी एक खास किस्म की जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, और उसको हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। उस बीटा ऑक्सीडेशन में जो सबसे पहला काम करता है वो यही परऑक्सीसोम है, जिसके एंजाइम्स जो हैं वो आकर इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, और उसके बाद उसके अंदर जो प्रोसीजर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो इसी तरीके से जब आप देखते हैं कि लिवर जो है उसमें अल्कोहल, उसको उसकी डिटॉक्सिफिकेशन वहां पर भी जो है वो उसके भी डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो परऑक्सीडेजेस ही करते हैं। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है ये सारा का सारा ये परऑक्सीडेजेस करते हैं। और ये क्या कर बैठते हैं, ये हाइड्रोजन निकालते हैं, और हाइड्रोजन निकाल के उसको ऑक्सीजन के साथ ऐड करके क्या बना बैठते हैं, H2O2, विच इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। और मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये बना बैठे और ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है इसको ये रिमूव ना करें, इसको ये खत्म ना करें, तो फिर जो है वो हमारा सेल टॉक्सिसिटी से ही खत्म हो जाए। बेसिकली ये H2O2 जो है ये बाद में वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है। और कौन करता है, वो यही परऑक्साइड्स ही करते हैं। यानी आप यूं कह लीजिए कि ये पहले हाइड्रोजन एटम निकालते हैं, हाइड्रोजन एज ए मॉलिक्यूल या एज एन एटम जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल से निकालते हैं, उसका परऑक्साइड बनाते हैं, और परऑक्साइड बना के उसको दोबारा डिटॉक्सिफाई करते हैं, बेसिकली मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो असल में वो क्या चीज है जिसकी वजह से साइंटिस्ट इसको जो है वो इसके ओरिजिन को एंडोसिम्बायोट कह रहे हैं, वो ये है कि इट कैन ग्रो इन साइज ऑन इट्स ओन। ये रास्ते में पड़ी हुई प्रोटीन्स वगैरह ऐड करके अपना साइज खुद ही बड़ा कर सकता है। तो अब ये जो चीज है, और सिर्फ साइज ही बड़ा नहीं करता बल्कि अपने नंबर भी ग्रो करता है, ग्रो इन नंबर ऑन इट्स ओन। ये दरमियान में से क्लीव होगा, क्लीव होके अपना नंबर भी ज्यादा करता रहेगा, अपनी जो तादाद है वो भी बढ़ाता रहेगा।
अब ये जो प्रॉब्लम है, साइंटिस्ट इस हवाले से परेशान है कि यार ये अपने आप को बड़ा भी कर लेता है, और जब ये चाहता है ये अपने आप को नंबर में भी ज्यादा कर लेता है। इसके एंजाइम्स भी बड़े यूनिक हैं, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी चीज है जो कि इसको डाउटफुल बना रही है एंडोसिम्बायोट होने के हवाले से, और वो है इसके अंदर डीएनए का ना होना। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, लेकिन याद रखिए सेल्फ अपने अपना नंबर बढ़ाने के लिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास डीएनए नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो सिर्फ एंजाइम को सॉर्ट करना है और अपने आप को अलहदा कर लेना है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑर्गेनेल अपने ही बगैर न्यूक्लियस की कमांड पे खुद ये वर्किंग करता है, और लिवर में बगैर न्यूक्लियस को जहमत दिए लिवर में ये काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो लिवर में होती है। तो ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद ये यूकैरियोट्स में एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन के जरिए ही आया है, बट इसके डीएनए ना होने की वजह से इसके ऊपर अभी डाउट है। बाकी दोनों के ऊपर डाउट नहीं है, बाकी दोनों जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनको आप जो है वो ऑर्गेनेल्स एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन वाला ही कहते हैं। अब इसी के हवाले से एक और बात कर लीजिए कि कुछ होते हैं स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स। यहां पर हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है वो सीधा भी होगा, जो कि हमें पहले शायद नहीं पता, कि स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स हैं जिनको आप कहते हैं ग्लायोक्सिसोम्स। हम अगर छोटी क्लासेस में जाएं तो हम ग्लायोक्सिसोम्स को एज ए डिफरेंट ऑर्गेनेल कंसिडर करते हैं, लेकिन कैम्बेल ये कहती है कि जो ग्लायोक्सिसोम्स हैं वो पेरोक्सिसोम्स ही हैं, किनमें? प्लांट्स में। ग्लायोक्सिसोम्स जो है वो और कहीं भी नहीं होते, किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं होते। ये खास तौर पे प्लांट के सीड्स में होते हैं, ये आप लोगों को शायद इससे पहले पता हो, और उन प्लांट के सीड्स में होते हैं खास तौर पर जिन्होंने फैट्स की फॉर्म में अपना फूड जो है वो डिपॉजिट किया हुआ हो, ठीक है। उस फैट को ब्रेक करके ये किस में कन्वर्ट करते हैं? ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और ये ग्लूकोज जो है इससे ये अपनी जैसे ही सीड जर्मिनेट कर रहा होता है तो ये ग्लूकोज को सीड जर्मिनेशन के दौरान ऑब्वियसली किसके लिए यूज करेंगे? ये एटीपी बनाने के लिए यूज करेंगे। तो ये खास तौर पर किसमें मौजूद होते हैं? जो आपके प्लांट्स होते हैं। यहाँ थोड़ा सा नजर मार लेते हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। हाँ ये देखिए, फैटी एसिड डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और डिटॉक्सिफाई अल्कोहल एंड अदर हार्मफुल कंपाउंड बाय ट्रांसफरिंग हाइड्रोजन फ्रॉम पॉइजन्स टू ऑक्सीजन। ये काम भी करते हैं, ये हमने सारी डिस्कशन कर ली, ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स जो हैं वो ग्लायोक्सिसोम्स कहलाते हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यू उसके अंदर पाए जाते हैं, ये भी बात हो गई। ये जरा एक दफा हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दे ग्रो लार्जर बाय इनकॉर्पोरेटिंग प्रोटीन्स मेड इन साइटोसोल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज लिपिड्स मेड इन ईआर एंड विद इन द पेरोक्सिसोम इटसेल्फ। इसके अपने अंदर भी लिपिड्स बनते हैं। मे इंक्रीज इन नंबर बाय स्प्लिटिंग इन टू व्हेन दे रीच अ सर्टेन साइज, अपना नंबर भी ज्यादा कर लेते हैं। तो ये दो वो चीजें हैं जो ऑफ एन एंडोसिम्बायोटिक एवोल्यूशनरी ओरिजिन, बट अदर्स आर्ग्यू अगेंस्ट दिस सिनारियो। अदर्स का आर्ग्यूमेंट जो है वो मैं एक रिसर्च पेपर से पढ़ रहा था, वो ये था कि सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट इसके अंदर जो है वो डीएनए ना होना है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ। ये यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये मैं एक रिसर्च पेपर से पढ़ रहा था जिस दिन मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि इसके ऊपर इसीलिए अभी तक डाउट है, वरना बाकी दोनों जो हैं उनके ऊपर डाउट इसलिए ही खत्म हुआ है कि वो एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन से वाकई हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ स्पेशल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, खास तौर पे राइबोसोम के अलावा वो ऑर्गेनेल्स के जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है, जिनका इनर कंपार्टमेंट साइटोसोल से सेपरेट हुआ, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा यूनिक है वो लाइसोसोम था, जो कल हमने पढ़ा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन उसमें जो है वो हमने शेयर की थी। फिर हमें साथ साथ ये भी पता लगा था कि गोल्जी जो है वो डिफरेंट वेजिकल्स को किस तरह मूव करवाता है, क्या क्या टैग्स लगवाता है, कैसे सेल से बाहर लेकर जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारी चीजें जो है वो हमने डिस्कस कर ली हुई। देखिए इसके बाद जो है वो हमारे जो सेल है उसका प्रोटीन प्रोटीन कंपोनेंट आ जाता है। हमारे सेल का वो खास हिस्सा जो प्रोटीन कंपोनेंट है, ठीक है, और इसका काम है सेल को सपोर्ट करना, सेल्यूलर सपोर्ट लाइक ए स्केलेटन, बिल्कुल स्केलेटन की तरह सेल को सपोर्ट करना, और ये जो है वो कहलाता है आपका साइटोस्केलेटन।
ये एक ऐसा जो है वो जबरदस्त किस्म का आर्टिकल है कि आप जो है वो इसमें कई चीजें पढ़ के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि ये साइटोस्केलेटन ये कुछ कर सकता है। बदकिस्मती से कहीं पर भी ये प्रॉपरली जो है वो डिस्कस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हम इसके बारे में काफी परेशान रहते हैं कि साइटोस्केलेटन जो है वो पता नहीं कौन सी ऐसी बला है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा एक बहुत ही ऑब्वियस सा पॉइंट जो हम अजल से पढ़ाते आए हैं वो है कि प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव साइटोस्केलेटन। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके पास साइटोस्केलेटन नहीं होता। ये जो है वो एक बात हमें इस्टेब्लिश नहीं करनी, क्योंकि ये बात इवन कैम्बल और उसके अलावा मैं आपसे एक लिंक शेयर करूंगा आज रिसर्च पेपर, उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें भी साइटोस्केलेटन मौजूद होता है, बट दे लैक एक्टिन एंड ट्यूबुलिन। वो एक्टिन और ट्यूबुलिन उनके पास मौजूद नहीं होते। हमारा जो साइटोस्केलेटन होता है वो बेसिकली एक्टिन और ट्यूबुलिन का बना हुआ होता है। यानी किस किस का? ट्यूबुलिन बनाती है माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन बनाती है माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। और जो ये दोनों चीजें जो है ना, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। हम असल में हमारी जो असेसमेंट है वो ये क्या है, वो है ये है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट ही साइटोस्केलेटन है। नहीं, हर वो प्रोटीन फिलामेंट जो सेल को किसी भी तरह से पिलर लाइक सपोर्ट दे रहा है वो साइटोस्केलेटन में शुमार होगा, चाहे वो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट हो चाहे ना हो। बात सपोर्ट की है। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या है? सेल का स्केलेटन, साइटो मीन सेल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर जो है वो ये बात स्टेब्लिश करना जरूरी है। अगरचे आपकी जो ये बुक है उसमें डिस्कस नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट हैं उन ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। वो जो प्रोटीन्स हैं उनको आप कुछ MSF करके नाम देते हैं, और एक और प्रोटीन होती है, मैं इंशाल्लाह आपसे रिसर्च पेपर शेयर करूंगा, वहां पे हम मजीद डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर साइटोस्केलेटन होता है। और अगर आप किसी भी और बुक में पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन नहीं है, तो वो जैसी मर्जी एडवांस बुक है, यू कैन इजीली रिजेक्ट, बिकॉज नाउ यू हैव अ रेफरेंस। मैंने इसीलिए आप लोगों को शुरू में कहा था कि अपनी एक आदत डेवलप करें, और वो है रीडिंग की। रीडिंग इस तरह हो कि आपको पता हो कि आप फलां पॉइंट कहाँ से हासिल किया आपने, ठीक है। इसका हमेशा मतलब ये नहीं होता किसी को गलत साबित करना। इसका ये मतलब होता है कि आपके पास बात का रेफरेंस है। जितना अच्छा बात का रेफरेंस होगा उतना ही ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये रेफरेंस जो है इंशाल्लाह एक तो इस बुक में है, लेकिन उन प्रोटीन के नेम्स क्या है वो रिसर्च पेपर में। आगे चलते हैं। जो यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन है उसके हवाले से हमें एक बात बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कुछ हमें जो है वो ऑलरेडी पता है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है बच्चे, कि जो यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन है ये असल में हमारे सेल का एक प्रोटीन मैश नेटवर्क है। प्रोटीन मैश है, प्रोटीन का एक नेटवर्क है, प्रोटीन फिलामेंट्स का, जिसके दो तीन मकासद हैं। नंबर वन, लोकोमोशन। नंबर टू, मूवमेंट। अब ये दो चीजें मैं असल में जो है वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मूवमेंट डिफरेंट चीज होती है, लोकोमोशन डिफरेंट चीज होती है। मूवमेंट जो है उसके बाद इसमें एक और चीज है, वो है मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर। एंड खास तौर पे वो मेंटेनेंस किस में होगी? वो मेंटेनेंस होती है एनिमल सेल में, क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं होती, और इस वजह से जो है वो शेप एंड स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इन यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन का होता है बच्चे, वो ये है कि इन साइटोस्केलेटन ने परमानेंट एंड टेम्पोरेरी सपोर्ट देनी होती है। परमानेंट एंड टेम्पोरेरी, ये इस पूरे आर्टिकल के जो चंद एक निचोड़ है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अभी आपको ये नहीं कहा कि ये फंक्शन माइक्रोट्यूब्यूल का है, माइक्रोफिलामेंट का है, या इंटरमीडिएट फिलामेंट का। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने सिर्फ आपको ये कहा है कि ये जनरल फंक्शन है इनके, परमानेंट एंड टेम्पोरेरी सपोर्ट। समटाइम ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनेल को परमानेंटली सपोर्ट करना होता है, जैसे न्यूक्लियस है, अपनी जगह से नहीं मूव करना, तो वो परमानेंटली सपोर्टेड होता है।
लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आपको किसी भी ऑर्गेनल को मूव करना होता है, तो वो भी साइटोस्केलेटन के जरिए होता है। याद रखिए एक और बात कि ये जो जो सेल के अंदर ये आप बात करते हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले ही वो बात कर कर आए हैं, कल के लेक्चर में भी आपने ये बात की थी कि जो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट है ये ऐसे ही नहीं हो जाती। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के पीछे असल में साइटोस्केलेटन का रोल होता है। यानी कोई भी अगर वेजिकल आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करनी है तो वो असल में आपके ये जो साइटोस्केलेटन है इसके जरिए मूव किए जाते हैं। तो ये 5-6 जो पर्पसेस हैं ये आपके सामने आ गए हैं। अब एक एक करके हम इन सबको जो है वो देखेंगे, लेकिन किस अंदाज से कि हम इनकी टाइप्स देखेंगे, साइटोस्केलेटन की टाइप्स देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी टाइप कौन सा फंक्शन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इनकी जो टाइप्स होती है ना, द प्रोटीन फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन वेरी अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। ये जरूरी बात है कि इनकी जो कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंगली आप इनको, अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन एंड साइज, दो चीजें हैं जिनकी बेस पे आप इनको जो है वो डिफर करते हैं। नंबर 1 कंपोजिशन, नंबर 2 साइज। अच्छा, साइज के हवाले से आप इनको सबसे पहले जो क्या करते हैं, आप कहते हैं जी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। आपको सब पता है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये सबसे ज्यादा थिक होते हैं और आमतौर पर तीसरे नंबर पे आप बताते हैं, मैं इसको लिखूंगा 3 लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल से नीचे लिखूंगा, वो है माइक्रोफिलामेंट्स। इसको मैंने 3 क्यों लिखा है, क्योंकि साइज के एतबार से ये सबसे थिन है, ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है। और नंबर 3 जो अभी मैं यहाँ नंबर 2 लिखूंगा, दैट वुड बी इंटरमीडिएट फिलामेंट। साइज के एतबार से ये इंटरमीडिएट है, लेकिन अगर आप फंक्शनिंग के हवाले से देखेंगे तो फंक्शनिंग के हवाले से जो रिलेट कर रहे हैं ज्यादा वो ये दो हैं ऊपर वाले, ये दो ज्यादा रिलेट कर रहे हैं एज कंपेयर टू इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो इनकी फंक्शनिंग है, जो इनकी प्रोटीन कंपोजिशन है उस हवाले से। अब देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इनमें सबसे पहले आकर हमारी जो डिस्कशन होगी दैट वुड बी अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके ऊपर हम एक दफा बुक से नजर मार लेते हैं, उसके बाद जो है वो मजीद डिस्कशन करते हैं। बेटा ये जो आप लोगों की यहाँ पर इन्होंने बुक पे जो डायग्राम्स दी हुई हैं वो देखना जरूरी है। ये देखिए, ये आपके ये वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं और जो दरमियान में हैं वो इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं। सबसे ज्यादा नैरो जो हैं ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। और तो ये सबसे पहली बात जो है वो तो इनकी साइज होता है। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनकी जो होती है कंपोजिशन, वो भी यहाँ लिखी हुई है। कंपोजिशन में इनमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि मेजरली माइक्रोट्यूब्यूल की जो कंपोजिशन होती है वो ट्यूब्यूलिन होती है, माइक्रोफिलामेंट की जो कंपोजिशन होती है वो एक्टिन होती है, और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं इनकी कंपोजिशन में स्पेशली कौन सी प्रोटीन आती है, केराटिन प्रोटीन। ये वही प्रोटीन है जो हमारे बालों, स्किन और नाखूनों में होती है। ये यही जो प्रोटीन होती है ये क्लॉज में होती है, उकाब वगैरह के, ये पॉज में होती है, जो पंजे होते हैं, खास तौर पे पंजों के जो नाखून हैं उनके अंदर, जो लायंस वगैरह हैं उनके, ठीक है। और जो बारहसिंगा है उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एंटलर्स और हॉर्न्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एंटलर्स जो होते हैं वो कैराटिनॉइड्स होते हैं और हॉर्न्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर कैराटिन वाला नहीं होता, ठीक है। तो वो भी डिफरेंस बाद में आएगा, मैं वो डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये एक बड़ी बुनियादी सी चीज आपके सामने आ गई है। अब आपने अगर अपनी आसानी के लिए देखना है तो यहाँ से देख लीजिएगा, अगर आपके पास बुक है, या फिर वहां से गूगल क्लासरूम से उठा लीजिएगा। अभी हम वापस चलते हैं अपनी डिस्कशन पे। बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये ज्यादातर 2 से 3 तरह के जो है वो फंक्शन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। इनका काम ज्यादातर जो है वो स्ट्रेच या फिर किसी भी फोर्स से रेजिस्टेंट होते हैं। ये मतलब ये, इनको आप जो है वो ना दबा सकते हैं ना इनको खींच सकते हैं। ये अपना एक बड़ा ही मखसूस साइज बना कर रखते हैं, बड़ा ही एक जो स्पेसिफिक साइज होता है, जो इनकी स्पेसिफिक शेप होती है वो ये बना कर रखते हैं
फ्लेक्सिबल नहीं होते। फ्लेक्सिबल नहीं होते जिसकी वजह से ये बहुत से काम कर लेते हैं। वो काम जो है वो अभी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो दो तरह की ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनते हैं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? इसके सब यूनिट्स होते हैं। एक सब यूनिट होता है अल्फा और एक सब यूनिट होता है बीटा सब यूनिट। अब ये अल्फा और बीटा सब यूनिट बजाय इसके कि मैं यहां आपको बनाकर दिखाऊं, लेट्स गो टुवर्ड अनदर बुक, वहां से हम देखते हैं बहुत वाज़ेह डायग्राम जो है वो वहां पर इसके बारे में मेंशन की हुई है, तो वो हम देखते हैं ताकि हमें जो है वो क्लियर हो जाए। ये बेटा ए लेवल जो है उसकी बुक है, इसमें आप जो है वो यहाँ पर गालबन जो है देख सकेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका स्पेसिफिक सा स्ट्रक्चर होता है। मेरा ख्याल है यहाँ पर होगा, ये रहा, ये है, ये देखिए यहाँ पर ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है और ये उसके अल्फा और बीटा डायमर है। असल में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है वो असल में डायमर होती है, ठीक है। अल्फा और बीटा जो है वो एक एक जो है इस तरह से रिंग बना लेते हैं और ये दोनों जो हैं वो एक हॉलो ट्यूब की फॉर्म में लिपटते चले जाते हैं। तो ये हॉलो ट्यूब की फॉर्म में जब लिपटते चले जाते हैं तो जितनी देर तक ये जो है वो एक दूसरे के गिर्द हेलिकल फॉर्म में सराउंड करते रहेंगे, ये माइक्रोट्यूब्यूल उतना ज्यादा इलोंगेट होता जाएगा, ठीक है। और इसकी जरूरत आपको कहां पर पड़ती है? इसकी इलोंगेशन की और इसकी शॉर्टनिंग की जरूरत आपको पड़ती है। आपको शायद याद आ गया हो कि जब आप सेल को जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के हवाले से आप सेल को अरेंज करते हैं, आप एस्टर बनाते हैं, एस्टर जो है वो सपोर्ट लेते हैं, फिर आप जो है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, याद आ गया होगा आप लोगों को। और उसके बाद जो है वो जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर आप बनाते हैं, ये सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे शायद आपके जहनों में कभी ये सवाल आया हो कि जब माइक्रोट्यूब्यूल काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर या काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल जाके सेंट्रोमियर से ज्वाइन होते हैं, तो वो सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम को वापस कैसे खींच लेते हैं? अब देखिए माइक्रोट्यूब्यूल गया, वो जाकर काइनेटोकोर से ज्वाइन हो गया, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, यहां जाकर ज्वाइन हो गया। अब वापस इसको कौन खींच रहा है? वापस खींचने के लिए बहुत स्पेसिफिक फिनोमिना होता है, लेकिन अगर आप लोगों के जहनों में है तो अगर किसी को पता है तो मुझे जो है वो आप बता सकते हैं, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। नहीं, ये नहीं है। बेसिकली होता ये है, ये ना फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक माइक्रोट्यूब्यूल है, हेलिकल माइक्रोट्यूब्यूल। इसके दो एंड्स होते हैं। एक एंड होता है प्लस एंड। प्लस एंड इसलिए होता है कि इट कैन रिमूव और एड ट्यूब्यूलिन यूनिट्स एट अ फास्टर रेट। अब होता क्या है कि जब एक दफा आप इस माइक्रोट्यूब्यूल को इलोंगेट करते हैं कि वो जाकर काइनेटोकोर से चिपक जाए, तो वो इलोंगेट हो जाता है। अब जब आपने इसको वापस खींचना होता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता यहां से जो ट्यूब्यूलिन होती है वो रिमूव होना शुरू हो जाती है। जैसे ही एक यूनिट रिमूव होता है अगला यूनिट चिपक जाता है। अब आपको पता है कि यहाँ क्या मौजूद है जी? कौन सी चीज है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है? यहां पर सेंट्रियोल मौजूद होते हैं ना, जो पोल्स होते हैं उनके ऊपर सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। अब ये सेंट्रियोल्स जो हैं, एक यूनिट रिमूव होता है अगला यूनिट चिपक जाता है, उस यूनिट को रिमूव किया जाता है अगला यूनिट चिपक जाता है। तो ये स्मूथली नहीं वापस आते, बल्कि ये इस तरह वापस आ रहे होते हैं, छोटे छोटे एपिसोड्स में वापस आते हैं ऐसे। यानी एक ट्यूबुलिन यूनिट रिमूव हुआ, अगला चिपक गया, उससे उसको रिमूव किया, अगला चिपक गया, और आहिस्ता आहिस्ता होते होते पूरा माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो टूट जाता है और क्रोमोसोम अपने पोल पर वापस आ जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने माइक्रोट्यूब्यूल्स के जरिए क्रोमोसोम को काइनेटोकोर से पकड़ के वापस खींचना है, तो काइनेटोकोर वाला एंड नहीं टूटेगा, काइनेटोकोर वाला एंड नहीं टूटेगा, वो वहीं रहेगा, वो क्रोमोसोम को पकड़ कर रखेगा, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रियोल वाला यूनिट होगा वो थोड़ा 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 करके टूटता रहेगा और जो क्रोमोसोम है वो पीछे को खिंचता रहेगा। तो ये जो प्लस एंड होता है, इसको इस वजह से नहीं कहते कि इस पे ज्यादा होते हैं। प्लस एंड होता है, जैसे मैं कहता हूं भाई आपका ये प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है? आपके अंदर ये क्वालिटी है, तो वो उसको प्लस एंड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर ये क्वालिटी होती है, क्योंकि वो
यूनिट्स को ऐड भी तेजी से करता है और रिमूव भी तेजी से करता है, ठीक है। तो वो तेजी से अपनी तरफ उसको खींचता चला जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप यहां पर जो है वो इनको सेल डिवीजन में क्लियरली यूज करते हैं। ये जो आपके होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके अलावा आपने अगर वेजिकल ट्रांसपोर्ट करवानी है, वेजिकल ट्रांसपोर्ट या किसी भी मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट करवानी है, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के जरिए होती है। वो कैसे होती है वो भी जरा देखिएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक ये माइक्रोट्यूब्यूल है, मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं ऐसे। ये आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल है और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसके ऊपर एक अदद जो है वो लगी होती है, खास प्रोटीन लगी हुई होती है जिसको कहते हैं मोटर प्रोटीन। ये मोटर प्रोटीन है। ये जो मोटर प्रोटीन है ये क्या करती है, ये इसके ऊपर एक जगह होती है, जैसे गोद नहीं होती गोद, उस तरह से इसके ऊपर एक जगह होती है जिसको कहते हैं अटैचमेंट साइट। अटैचमेंट साइट। अब जो भी वेजिकल होती है ना वो इस अटैचमेंट साइट के साथ आकर जुड़ जाती है। ऐसे वेजिकल इस अटैचमेंट साइट के साथ आकर जुड़ जाती है। और जब ये वेजिकल जुड़ती है तो आप यकीन करें कि इसकी मूवमेंट पता कैसे होती है। पहले ये अपना एक पैर उठाती है मोटर प्रोटीन, फिर ये अपना दूसरा पैर उठाती है। जैसे हम नहीं चलते, जैसे हम चलते हैं ऐसे, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये इस तरह से पैर उठा उठा के आगे को मूव करती है और उस वेजिकल अपनी जगह तक पहुंचाती है। बिलीव मी, मैं आपको अब एक छोटा सा क्लिप दिखाने लगा हूं विच इज अ वेरी एक्सीलेंट डिपिक्शन, वेरी एक्सीलेंट एनिमेशन, कि वो जो कोई भी वेजिकल है जो अटैच हुई है माइक्रोट्यूब्यूल से, वो एक एंड से दूसरे एंड तक कैसे जाएगी, ठीक है। वो अब जो है वो कोशिश करते हैं जल्द से जल्द कि हमें जो है वो ओपन हो जाए। जब तक ये ओपन होती है थोड़ा सा आगे पॉइंट देख लेते हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज माइक्रोट्यूब्यूल्स के जरिए बनती है बेटा वो क्या है, वो है सेंट्रियोल्स। असल में ये सेंट्रियोल हमारे सेल में एक खास रीजन में होते हैं जिसको आप कहते हैं सेंट्रोसोम। और ये सेंट्रोसोम वो पॉइंट है जिसके अंदर एक खास जगह होती है जिसको आप कहते हैं एमटीओसी। एमटीओसी क्या होता है, एमटीओसी का में एक चीज है माइक्रोट्यूब्यूल, एमटी माइक्रोट्यूब्यूल। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग और सी का मतलब होता है सेंटर। ये किसके अंदर होता है, ये सेंट्रोसोम के अंदर होता है। यानी आप यूं कह लीजिए कि सेंट्रोसोम एक रीजन है। बेटा याद रखिए, सेंट्रोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन नहीं है। सेंट्रोसोम एक ऐसा सिर्फ एक साइट है। ना सेंट्रियोल के गिर्द मेम्ब्रेन होती है, ना ही साइटोस्केलेटन के किसी प्रोटीन फिलामेंट के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। आपने अगर अपने किसी भी बच्चे को दो एग्जांपल्स देनी है कि कौन सी चीज जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, तो तीन एग्जांपल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम और सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम। यहां कोई मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करती। अब गौर कीजिएगा, ये जो आपका सेंट्रोसोम है ये असल में किस पॉइंट पर पाया जाता है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ जो है वो सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम के अंदर आपके पास दो सेंट्रियोल हैं 90 डिग्री पे, जो आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक सेंटर है जिसको आप एमटीओसी कहते हैं। ये एमटीओसी असल में कमांड करता है किसको, सेंट्रियोल को। याद रखिए, सेंट्रियोल जो है ना उसका क्या रोल है। सेंट्रियोल सिर्फ एक गुच्छा है जो माइक्रोट्यूब्यूल को लेकर घूम रहा है, बस। सेंट्रियोल इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी आप यूं कह लीजिए, एक बड़ी मजे की बात करने लगा, दिस इज रिटन इन सम ऑफ द बुक्स। एक मुझे एग्जैक्टली अगर ये शायद ए लेवल कैम्ब्रिज की बुक में ही है या किसी एक और बुक में, मैं इंशाल्लाह देख के बताऊंगा आपको, कि अगर आप अपने सेल से सेंट्रियोल रिमूव भी कर दें, एक्सरेज फायर करें और सेंट्रियोल खत्म हो जाए, तब भी माइटोसिस होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपका सेंट्रोसोम मौजूद है, आपका एमटीओसी मौजूद है। जब तक सेंट्रोसोम और एमटीओसी मौजूद हैं, सेंट्रियोल है या नहीं है, माइटोसिस होगी। ये है वो पॉइंट जो अब आपको आंसर आ जाना चाहिए कि प्लांट्स में साइटोकाइन, आप में से किसी को पहले अंदाजा था कि प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? कोई इसका आंसर करेगा मुझे?
प्लांट में तो माइक्रोट्यूब्यूल बनते ही नहीं है, प्लांट में तो सेंट्रियोल होते ही नहीं, तो माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बनते हैं? हाँ जी, हमारे दिनों में तो यही था ना कि सेंट्रियोल है जो माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है, सेंट्रियोल के अलावा तो माइक्रोट्यूब्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करते। बेटा माइक्रोट्यूब्यूल पूरे सेल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेंट्रियोल तो सिर्फ एक गुच्छा है, एक ऐसी चीज है कि भाई ठीक है इधर ले जाओ इसको। सेंट्रियोल एक पर्पसफुली छोटी सी चीज बना दी गई है, लेकिन क्या पूरे बाकी सेल में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है? बाकी पूरे सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो अगर एमटीओसी आपके सेल में मौजूद है ना, तो वो आपके सेल में से कहीं से भी माइक्रोट्यूब्यूल निकालेगा, उसको बड़ा करेगा और माइटोसिस कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं भी है, तब भी प्लांट सेल में क्या मौजूद है? एमटीओसी मौजूद है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। और वो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जो है वो सेंट्रियोल ना होने के बावजूद भी साइटोकाइनेसिस करवा देगा, यानी वो क्रोमोसोम को भी पोल्स पर पहुंचा देगा और वो जो है वो सेल को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। इस तरीके से जो है वो प्लांट में साइटोकाइनेसिस होती है। बेटा समझ आ रही है? आप लोग सुन रहे हैं? हम्म। यहाँ पर जो है ना, एक मिनट, यहाँ मैंने लिखा होगा जी, ये मूवमेंट यूजिंग माइक्रोफिलामेंट्स यहीं पर है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सेंट्रियोल इनका जो है उसका मकसद भी हमें साथ ही समझ आ जाता है कि सेंट्रियोल का क्या मकसद है। इसके बाद आ जाइए, हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनका और पर्पस क्या है? वो है सीलिया एंड फ्लैजेला। ये खास किस्म के सीलिया और फ्लैजेला होते हैं, खास किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। देखिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ना ही रिलैक्स करेंगे। इनका काम फोर्स रिसीव करना या स्ट्रेच करना नहीं है। हाँ, मूव जरूर करेंगे। मूव किस तरह करेंगे वो एक और फिनोमिना है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये हमारे मसल में जिस तरह मूवमेंट होती है कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन है, वो माइक्रोट्यूब्यूल का काम नहीं है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल की फंक्शनिंग में मैंने आपको अभी जो है वो एक चीज बताई कि जैसे वो मोटर प्रोटीन वो चलना शुरू कर देती है ना, इस तरह मैंने आपको दिखाया था। अच्छा, ये जो फ्लैजेला और सीलिया होते हैं, इनके हवाले से अगर मैं आप लोगों को जो है वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं, तो फ्लैजेला और सीलिया जो है इनमें एक चीज बड़ी कॉमन होती है। वो ये होती है कि फ्लैजेला और सीलिया के लिए सेल के अंदर एक अदद बेसल बॉडी बनाई जाती है, बेसल बॉडी। ठीक है, इसमें भी ये जो बेसल बॉडी होती है ये किससे बनी हुई होती है? ये बेसल बॉडी असल में बनी हुई होती है सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल या सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, याद रखिए ये मैं यूकैरियोटिक फ्लैजेला की बात कर रहा हूं। यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो किससे बने हुए होते हैं? यूकैरियोटिक फ्लैजेला बने होते हैं ट्यूब्यूलिन से। बेटा प्रोकैरियोट्स में नहीं होते फ्लैजेला। प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेल प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेला हैं, लेकिन फ्लैजेला जो प्रोकैरियोट्स उनमें ट्यूब्यूलिन तो है नहीं, तो फिर प्रोकैरियोट के फ्लैजेला किससे बने हुए? जी, अब सुनिए, ये जो यूकैरियोट के सीलिया और फ्लैजेला हैं, ये बने हुए हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। लेकिन जो प्रोकैरियोट है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या उनमें फ्लैजेला नहीं है? वो बैक्टीरिया में बहुत फ्लैजेला होते हैं। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो हैं वो एक खास प्रोटीन से बनते हैं जिनको आप कहते हैं फ्लैजेलिन। फ्लैजेलिन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जो बेसल बॉडी होती है ना, यूकैरियोटिक फ्लैजेला की जो बेसल बॉडी होती है वो बनी होती है किससे? सेंट्रियोल से। ठीक है, सेंट्रियोल के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मेरा स्ट्रक्चर बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहीं से हम देख लेते हैं। ये जो सेंट्रियोलर बेसल बॉडी होती है, इसका स्ट्रक्चर और सीलिया का स्ट्रक्चर ये देखिए। ये इन्होंने आपको दिखाया हुआ है एक अदद सीलिया या फ्लैजेला। ठीक है, ये सीलिया है, सीलियम है। ये जो सीलियम है, सबसे पहले इन्होंने एनलार्ज किया इसकी बेसल बॉडी को। इस बेसल बॉडी में देखिए बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है जो हम सेंट्रियोल का पढ़ते हैं। दरमियान में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, ना ये माइक्रोट्यूब्यूल ना ये माइक्रोट्यूब्यूल। हाँ जी, आप में से किस किस को ये लगता था कि ये जो दरमियान वाले हैं ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं?
ये जो दरमियान वाले हैं इनको माइक्रोट्यूब्यूल नहीं कहते, इनको कहते हैं स्पॉक्स, SPOKES, इनको स्पॉक्स कहते हैं। दीज आर नॉट माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब गौर कीजिए, ये एक एक ग्रुप है ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आप लोगों को पता था। अब यहां पर देखिए कि असल में ये जो सेंट्रियोल होता है, इससे माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं जो आगे क्या बनाते हैं, सीलिया बनाते हैं। यानी आप यूं कह लीजिए कि बेसल बॉडी जो है वो सेल के अंदर है। ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गौर कीजिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सारी यहां पे ये, और ये सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बेसल बॉडी सेल के अंदर मौजूद है, ठीक है। इस बेसल बॉडी में क्या है, सेंट्रियोल है। लेकिन जैसे ही सेंट्रियोल सीलिया बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। कैसे, ये देखिए, ये जो सीलिया है इसके अंदर जो डबल माइक्रोट्यूब्यूल है, जबकि सेंट्रियोल में कितनी है, ट्रिपल है। सेंट्रियोल में ट्रिपल है। सीलिया के जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो दो दो माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ, ठीक है। और दरमियान में दो सिंगल सिंगल है। आप देख लीजिए कि असल में होता क्या है कि ये एक पूरा ग्रुप है और ये सिंगल सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। तो 9 ग्रुप जमा बीच में दो, ये जो हैं वो है। यहां पर क्या है, यहां 9 ग्रुप हैं, दरमियान में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। सेंट्रियोल में देख लीजिए, मैंने अभी आपको क्या कहा, दरमियान वाला कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। तो यहां पर 9 ग्रुप होंगे जमा 0। यहां पर आप क्या लिखेंगे, 9 + 2, दरमियान में दो सिंगल सिंगल जो हैं वो मौजूद हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो सेंट्रियोल और सीलिया का स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों है? नंबर 1, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों है, इसकी वजह, डिफरेंस की वजह बच्चे ये है कि सेंट्रियोल सीलिया को, सेंट्रियोल क्रिएट्स द सीलिया, सेंट्रियोल सिंथेसाइज करता है सीलिया को, सबसे पहली बात, ठीक है। क्योंकि सीलिया के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो सेंट्रियोल से निकलते हैं। नंबर 2, सेंट्रियोल जो है वो बेसल बॉडी है। मैं आपको यहां पर जो है वो डायरेक्ट कंक्लूजन पे चलता हूं कि सीलिया हैज लोकोमोटरी फंक्शन, जबकि सेंट्रियोल का फंक्शन लोकोमोशन नहीं होता। सेंट्रियोल सिर्फ सपोर्ट करता है। अब देखिए, यहां पर बेसल बॉडी में सेंट्रियोल मौजूद है, सेंट्रियोल सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, जो फंक्शन है, जो लोकोमोशन है, वो कौन करवा रहा है, वो सीलिया करवा रहे हैं। अब ये सीलिया लोकोमोशन कैसे करवाते हैं, जरा इधर देखिएगा, ये सारा जो है ये आपके इधर टेक्स्ट में मौजूद है। सीलिया की लोकोमोशन ऐसे होती है कि इसमें ये जितनी भी आपके सामने ये प्रोटीन मौजूद है, ये असल में है, इसको आप लोगों की बुक जो है वो एक स्पेसिफिक नेम देती है। अगर हम पिछले पेज पर जाएं तो इसको एक खास नाम दिया जाता है, ये देखिएगा, डाइनिन प्रोटीन, रेड इन द डायग्राम, ठीक है। अब ये जो डाइनिन प्रोटीन होती है ना, ये क्या करती है, अटैच अलोंग ईच अदर ईच आउटर माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। अब होता क्या है कि ये देखिए, मुझे फिर जूम करना पड़ेगा, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो डाइनिन प्रोटीन है, ये वाली रेड वाली डाइनिन प्रोटीन है, ये क्या करती है, ये ऊपर को मूव करेगी ऐसे, ये भी ऊपर को मूव करेगी, ये भी ऊपर को मूव करेगी, जिसकी वजह से इन सब का जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज होता जाएगा। ये इधर को मूव होगा, ये इधर को मूव होगा, ये इधर को मूव होगा। दोबारा गौर से सुनिए, डाइनिन प्रोटीन जो है ये ऊपर को मूव करना शुरू कर देगी, और जब ये ऊपर को मूव करेगी तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। ये माइक्रोट्यूब्यूल एकदम इस तरफ का स्ट्रोक लेंगे, और जब ये माइक्रोट्यूब्यूल इस तरफ का स्ट्रोक लेंगे तो पूरा सीलिया जो है मूव करेगा। कैसे, जरा देखिएगा, बिल्कुल इस तरह की डायग्राम, बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर जो है बनेगा। ये देखिए, ये सीलिया है, ये सीलिया ऐसे मूव कर रहा है, कब, जब माइक्रोट्यूब्यूल ऊपर को मूव करते हैं। जब माइक्रोट्यूब्यूल ऊपर को मूव करेगा, या डाइनिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल को लेकर ऊपर को मूव करेगी तो सीलिया पीछे को आएगा, ठीक है। और जब वो रिवर्स मूव करेगी वापस नीचे को डाइनिन प्रोटीन, तो सीलिया वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो जब सीलिया मूव करवाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को तो उसको आप कहते हैं पावर स्ट्रोक, और जब वो वापस अपनी जगह पर आते हैं तो उसको आप कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। एक दफा जो है वो इस पर नजर मारिए, ये सारी जो अरेंजमेंट है इसमें ये इनकी बिल्कुल वही मूवमेंट है जैसे मैंने आपको बताया था उंगलियों की मदद से, कि ये एक एक कदम आगे उठाकर चलेंगे ऐसे,
एक एक कदम आगे उठाकर चलेंगे और चलते चले जाएंगे। जैसे जैसे ये चलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो यहां पर हैं ये मुड़ते चले जाएंगे, और जब ये मुड़ेंगे तो जो सीलिया है उसकी शेप ऐसे होगी। जैसे अगर ये ऐसे है ना, तो जैसे जैसे डायनिन प्रोटीन मूव होगी ये ऐसे होते जाएंगे। तो एक झटके से जब ऐसे होंगे तो इसको पावर स्ट्रोक कहेंगे, और जब ये सारी डायनिन प्रोटीन वापस आएगी तो पूरा सीलिया अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। अब वो जो मैं आपको मूवमेंट दिखाना चाह रहा हूं वो यहां पर है कहीं पे, ये देखिए छोटी सी एक वीडियो है जिसमें आपको जो है वो काफी कुछ यहां पता लग जाएगा। चलें लोग अपना पढ़ते रहते हैं ताकि देर ना। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं उसके हवाले से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हमारे सामने क्या आ गई कि माइक्रोट्यूब्यूल की मूवमेंट का जो फिनोमिना है वो इतना सिंपल नहीं है, इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। और उसमें जो हमें हेल्प करने में जो है वो समझने में हेल्प कर रही है वो एक और डायग्राम है, वो है ये वाली। ये देखिए, यही डायग्राम मैंने बनाई थी अभी। ये मोटर प्रोटीन एटीपी यूज करती है। एटीपी यूज करने के साथ साथ ये एक एक कदम आगे उठाती चली जाती है, और जैसे जैसे एक एक कदम आगे उठाएगी जो भी चीज जिस तरह से अरेंज होगी वो मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, अब इस डायग्राम में आप देखिए कि वो वेजिकल को मूव करवा रहा है। अब वेजिकल तो राइट लेफ्ट टर्न नहीं होगी ना, वेजिकल तो सीधा जाएगी, लेकिन वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं कि उनकी जो मूवमेंट है वो पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक में डिवाइडेड है। ये देखिए, ये पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक में डिवाइडेड है सिर्फ इस वजह से कि यहां पर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है। असल बात अरेंजमेंट की होती है, ये जो अरेंजमेंट है। ठीक है, ये जैसे जैसे ऊपर को मूव करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स टर्न होना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, जी ये देखिएगा जरा थोड़ा सा, एक ये पूरा जाल दिखाएंगे हमारा जो सेल के अंदर पूरा जाल छापा हुआ है स्केलेटन का वो, उसके साथ साथ इसकी छोटी सी डिपिक्शन है जो मेरी बड़ी शरीफ ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं। ये एक पूरा जाल है जो साइटोस्केलेटन का हमारे सेल के अंदर बिखरा हुआ है, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है। इनमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल है, कोई माइक्रोफिलामेंट है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो सकते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इंतहाई रिजिड होते हैं जो कि हमारे सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। अब ये जो अरेंजमेंट है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की थी। इसी तरीके से ये देखिए, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है जिन्होंने हमारे सेल को बहुत रिजिड संभाला हुआ है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स तो मूव ही नहीं करते ना। ये देखिए, ये वो चीज है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलन अटैच होते जा रहे हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते चले जा रहे हैं। ये चीज, ये अटैचमेंट यहाँ से उसको सेपरेट कर दिया जाए। अगर आपने किसी को तोड़ना है तो वहां से आप सेपरेट कर सकते हैं। ये अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन उनका जोड़ना। अब आपने अगर किसी चीज को कहीं से रिमूव करना है, ये देखिए, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब इससे ज्यादा मुझे इसके बारे में मजीद डिस्कशन करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहे हैं कि मोटर प्रोटीन किस तरह काम करता है। जस्ट लाइक कैट वॉक ऑन द रैम्प। एक कोई मॉडल है जो कि किसी रैम्प वॉक, वो बड़ी जो है ना, एक आप इसको यूं कह सकते हैं कि बड़ी मटकती हुई मूवमेंट है इस मोटर प्रोटीन की, लेकिन ये ऐसे जैसे किसी रैम्प पर वॉक हो रही है और ये पूरी वेजिकल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का जाल हो सकता है। जैसे अब आप इस पे गौर कीजिए, इस पे गौर कीजिए, ये जो है, ये जो एक मेरा माउस आपको नजर आ रहा होगा, ये जो एक अदद आपके सामने कोई ऑर्गेनल मौजूद है, इस पे जब आप गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये इंतहाई रिजिडली जुड़ा हुआ है सेल में, यानी ये ऑर्गेनल मूव नहीं करता। तो इस ऑर्गेनल को मूव ना करवाने के पीछे किसका काम है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का काम, क्योंकि वो इंतहाई रिजिड होते हैं। अब यहाँ पर आगे जो है वो ये बेसिकली बता रहे हैं कि जब प्रोटीन बनेगी तो उसकी वेजिकल को, ये देखिए, ये है वो चीज जो कि अभी मैं आपको बता रहा था कि प्रोटीन की बनने वाली वेजिकल गोल्जी तक इस जरिए से जाती है। गोल्जी तक कोई भी वेजिकल ऑन इट्स ओन नहीं जा सकती जब तक उसको माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं लेकर जाएंगे।
आगे जो है वो हम जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह मजीद इसके बारे में जी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स तो जरूर कीजिए। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, हाँ बस ठीक है। यहाँ तक जो है वो हमें काफी हद तक अंदाजा हो गया कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह हैं ये कैसे वर्किंग करते हैं। इसके बाद आ जाती है बारी माइक्रोफिलामेंट्स की। आप अगर अपनी बुक में इसमें गौर से देखते हैं तो आपको पता लगता है कि माइक्रोफिलामेंट्स को दूसरा नाम जो दिया गया है दैट इज एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स का इसको नाम दिया गया है, यानी कि इसकी जो प्राइमरी प्रोटीन होती है वो एक्टिन होती है। और एक्टिन आप अगर थोड़ा सा याद करें तो शायद आपने एक्टिन प्रोटीन को काफी डिटेल में पढ़ा है। कहां पर? एनीबॉडी रिमेंबर? मसल में। शाबाश, दोनों का बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड मसल का वर्ड आया जी, बिल्कुल मसल्स में आपने पढ़ा हुआ है। तो इसी से आप बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा कर सकते हैं कि जो एक्टिन है इसका काम कॉन्ट्रेक्टाइल वर्किंग है। कॉन्ट्रेक्टाइल, और कॉन्ट्रेक्टाइल वर्किंग जहां भी होगी वहां क्या इन्वॉल्व होगा बेटा? वहां पर इन्वॉल्व होगी लोकोमोशन। यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि मैंने मूवमेंट और लोकोमोशन अलग अलग क्यों लिखे थे, क्योंकि मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों जो हैं उनमें आपके जो साइटोस्केलेटन है उसके फाइबर्स का काम होता है। अब ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वर्किंग है इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक्टिन का, so once again, I do not have to draw the structure. You can easily guess the structure. Obviously, you have already studied, but let's have a gaze upon the structure. This is the structure of a microfilament. ये वो पूरा फिलामेंट है जिसमें एक्टिन के सब यूनिट्स कंबाइन होकर पूरा माइक्रोफिलामेंट बना रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारा मसल फाइबर है उसकी जो मायोफाइब्रिल है वो उसमें अगर जो प्रोटीन मौजूद है वो एक्टिन प्रोटीन है, और वो जो एक्टिन प्रोटीन है वो एक्टिन सब यूनिट सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? वो माइक्रोफिलामेंट बना रहे हैं। और वो जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, उसके लिए आप एक और वर्ड, जो थिन फिलामेंट आपका मसल की कॉन्ट्रेक्शन में है, उसके लिए आप एक और वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? माइक्रोफिलामेंट। बट वो अकेला एक्टिन नहीं है मसल में, वो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी हेलिकल है, लेकिन जो हेलिकल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के सब यूनिट्स हैं और वो एक्टिन सब यूनिट्स हैं, ठीक है। एक्टिन के सब यूनिट्स हैं वो सारे। यानी कि आप जो है वो ये नहीं कह सकते कि जो एक्टिन जिस तरह अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन थी, यहाँ सिंगल जो प्रोटीन है वो एक्टिन है। अच्छा, उसके अलावा एक और बात भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आई डू नॉट हैव टू गो इनटू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमिना व्हिच इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल पोटेंशियल ऑफ मसल सेल्स, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को एक जगह पर एक्टिन फाइबर जो है वो लगा हुआ नजर आता है, और वो कहां पर है उसकी भी हम पिक्चर देखते हैं, और उसको देखते ही आप जो है वो पहचान लेंगे कि ये किस चीज का स्ट्रक्चर है। जी बच्चे, ये व्हाट इज दिस? यहां पर ये जो येलो है, ऑब्वियसली इट इज अ थिन फिलामेंट विच इज एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये सारा का सारा ये वो एक्टिन फिलामेंट है जो कि हमें सपोर्ट करता है। और यकीन करें कि हमारे बच्चों को ये तो पता होता है कि ये एक्टिन फिलामेंट है, लेकिन बच्चे ये भूले होते हैं कि ये वही माइक्रो फिलामेंट है जो कि हम साइटोस्केलेटन में पढ़ते हैं। ये नहीं पता होता, ये बात हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होती कि साइटोस्केलेटन, और यहां साइटोस्केलेटन तो हमने पढ़ा ही बड़ा छोटा सा था, इतना सा पढ़ के आए होते हैं, हमें अंदाजा ही नहीं होता कि साइटोस्केलेटन क्या बला है। लेकिन वो आपके सामने है कि वो साइटोस्केलेटन से ही बना हुआ है जो माइक्रोफिलामेंट है। जी बेटा, इसको क्या कह रहे हैं आप? ये जो यहां से लेकर यहां तक है इसको क्या कहते हैं? चलें, एक इम्तिहान है आपका, ये अभी लेक्चर से नहीं है मुंसलिक, लेकिन ये इम्तिहान है आपका।
जी, ये सार्कोमियर है। ये जो दोनों लाइंस हैं ये जी लाइंस है। अच्छा जी, इसके बाद यहां पर एक और चीज देखिएगा, और वो क्या है कि आपने अक्सर देखा होगा कि देर इज सम सॉर्ट ऑफ एमीबॉयड मूवमेंट। एमीबॉयड मूवमेंट, अब ये एमीबॉयड मूवमेंट जो है, ये हमें एमीबा में तो समझ आती है, लेकिन हमारे कुछ सेल्स जो हैं वो भी एमीबॉयड मूवमेंट करते हैं। वो कौन से हैं? खास तौर पे हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एमीबॉयड मूवमेंट करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स एमीबॉयड मूवमेंट कैसे करते हैं, मैं आपको जो है वो एक लिटरल एक ऐसी बात बताता हूं जो कि जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे तरीके से एक दो चीजें समझ आ जाएंगी। बेटा, आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो हमारी कैपिलरीज होती हैं उनमें पोर्स होते हैं, बट दोज पोर्स डू नॉट लेट द सेल्स टू क्रॉस द कैपिलरी। बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये जो पोर्स होते हैं, इनमें अगर किसी सेल ने क्रॉस होना है तो वो क्रॉस होगा स्क्वीज होके। एंड कैन यू इमेजिन कि व्हाइट ब्लड सेल में मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल जो हैं वो इस कैपिलरी में आकर इस कैपिलरी को के अंदर जो है वो इसके पोर्स के जरिए स्क्वीज कर जाते हैं। दिस क्रॉलिंग इज नोन एज एमीबॉयड मूवमेंट। और ऐसे सेल हमारे बॉडी के अंदर भरे पड़े हैं जो कि एमीबॉयड मूवमेंट करते हैं विद इन अ टिश्यू एंड फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन। एमीबॉयड मूवमेंट का मतलब क्या होता है? एमीबॉयड मूवमेंट का मतलब ही क्रॉलिंग होता है। और ये किसकी वजह से होता है? माइक्रोफिलामेंट की वजह से होता है। असल में जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं? अब यहां पर आप लोगों से एक और भी जो है वो मैंने चीज शेयर करनी है। जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो असल में बहुत से एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं आपके ये जो साइटोप्लाज्म से बाहर का एरिया, इस एरिया में एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद हैं। और ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं इनके अंदर जो ये एक्टिन फिलामेंट्स आपके एमीबा में या व्हाइट ब्लड सेल को ये एबिलिटी देते हैं कि इनमें क्या बनते हैं? सूडोपोडिया। हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के पास भी सूडोपोडिया होते हैं जिसकी वजह से वो एमीबॉयड मूवमेंट करते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो पेरिफ्री है सेल की उस पे एक्टिन मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर अब एक जो देखिएगा, यहाँ पर ये बकायदा इसने जो है वो शायद ये बात मेंशन भी की हुई है। ये तो इंटरमीडिएट की बात आ गई। क्रॉलिंग, ठीक है, along the surface by extending cellular extension pseudopodia and moving toward them, किसी भी चीज की तरफ। इसी तरह एक्टिन मायोसिन जो हैं वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करवाते हैं प्लांट्स में। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर अपनी एक मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, जिसको साइक्लोसिस भी कहते हैं। वो मूवमेंट जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स की वजह से होती है। तो प्लांट के साइटोप्लाज्म की मूवमेंट, हमारे एमीबॉइड मूवमेंट सेल्स की, एमीबा की मूवमेंट, ये सारी की सारी माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है। क्योंकि माइक्रोफिलामेंट्स में ये पावर है कि वो स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ओ सॉरी स्ट्रेच उल्टा हो गया, स्ट्रेच ऐसे है, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह की पावर इनमें मौजूद है। तीसरी चीज आ जाए जी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बैठना पड़ेगा, मैं ये टॉपिक आज पूरा करूंगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं ये अब इनके बारे में याद रखिएगा कि ये एक बड़ी फैमिली है प्रोटीन्स की। जैसे आपने क्या कहा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो बने हुए हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के, माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो बने हुए हैं एक्टिन प्रोटीन के। ये एक बड़ी फैमिली है प्रोटीन्स की। और इस प्रोटीन फैमिली को आप ना, इस प्रोटीन फैमिली में जो मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटीन है वो है केराटिन का। ठीक है, और केराटिन के बारे में मैंने अभी आपको बताया। हाँ, मैं हूव्स बोलना भूल गया। हूव्स जो होते हैं, ये जो हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हूफ वाले एनिमल यानी खोर वाले एनिमल, उनमें जो है ये केराटिन मौजूद होती है। ठीक है, तो ये मेजर जो है वो केराटिन से बने हुए हैं। और ये इंतहाई रिजिड है, एक्सट्रीमली रिजिड, एक्सट्रीमली रिजिड हैं। ये इतने रिजिड हैं कि इनको डिसोसिएट करना भी बहुत मुश्किल है। दीज डू नॉट मूव, डू नॉट हेल्प इन लोकोमोशन। तो फिर करते क्या हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ये काम करते हैं कि इन्होंने सेल को सपोर्ट करना होता है, सेल के स्ट्रक्चर को बरकरार रखना होता है। और अगर आपको याद हो तो आपकी ये जो केराटिन प्रोटीन है ये आपकी बॉडी के ऊपर मौजूद बहुत से जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी मौजूद है। और वो
सारे स्ट्रक्चर सबसे देर में डिकम्पोज होते हैं। इस बात पे गौर कीजिएगा। बाल, हूव्स, सींग, और एक और प्रोटीन होती है, अभी मैं उसके बारे में भी पढ़ रहा हूं, लेकिन कोलेजन भी बड़ी देर से रिमूव होती है, क्योंकि कोलेजन हड्डियों में होती है और हड्डियां बहुत बहुत अरसा बरकरार रहती हैं, और यही कोलेजन मौजूद होती है आपके दांतों में। तो मेरा यह अंदाजा है कि शायद उसमें भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, आप अगर जाएं किसी के पास कहीं पर आपने अक्सर देखा होगा कुर्बानी के बाद पाए वगैरह बनवाने जाते हैं, अगर आपको पर्सनली एक्सपीरियंस हो, सबसे मुश्किल काम पाए बनाने में बाल जलाना है, चल ही नहीं रहे। इसी तरीके से डिकम्पोजिशन, पूरी बॉडी गलसड़ गई है, बाल हैं, बाल वहां पर है। एक और बात है कि आपको बिल्कुल ढांचा मिला। अब वो जो ढांचा है वो तो इतने अरसे बाद आपको मिलता है कि उस अरसे में बाल गल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बाल नहीं गल सकते, लेकिन बाकी बॉडी से दुगना टाइम लेने का मतलब क्या है? इंतहाई स्टेबल प्रोटीन। इसके लिए भी एक रिसर्च पेपर का मैं आपसे इंशाल्लाह जो है वो लिंक शेयर करूंगा, वहां पे वाज़ेह लिखा हुआ है एक्सट्रीमली स्टेबल, और इसकी बॉन्डिंग ऐसी होती है कि इसको आसानी से इसको डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो और ये कौन सा पोर्शन बनाते हैं? ये पोर्शन बनाते हैं हमारे सेल की पेरिफेरी का। आप लोगों में से किसी ने अगर एफएससी पढ़ाई हुई है ना, तो आप लोगों को एक बात याद दिलाता हूं मैं। साइटोप्लाज्म के दो रीजन्स बताए हुए हैं आपकी एफएससी की बुक में। एक बताया हुआ है जेल और एक बताया हुआ है सोल। ठीक है, जेल होता है ये वाला पार्ट, ये जो सबसे किनारे का पार्ट होता है ना, ये जेल होता है। ये जो जेल होता है ना, इसके अंदर आपके होते ही इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इस पूरे एरिया में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, और ये किसको मेंटेन करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन करते हैं और साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। एंड दीज इवन एक्सटेंड आउटसाइड टू गेट द सपोर्ट ऑफ नेबरिंग सेल्स एज वेल एज टिश्यू। ये फाइबर्स बाहर को भी निकले हुए होते हैं। तो ये जो जेल पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, इससे अंदर आते जाएं तो साइटोप्लाज्म सोल बनता जाता है। सोल मतलब लिक्विड सॉल्यूशन बनता जाता है। लेकिन ये जो प्रोटीन फिलामेंट्स है, इनकी वजह से वो जेल सॉल्यूशन बनता है। यहां पर देखिएगा बियरिंग टेंशन, टेंशन वगैरह को बेयर करने के लिए, अब टेंशन बेयर करने के लिए आपकी बॉडी में तो बोन्स भी हैं, तो बोन्स में भी हो सकती है ये, और बोन में जो प्रोटीन है वो कोलेजन है जी। केमिकल, अब यहां पर देखिएगा, इवन आफ्टर सेल डाइज इंटरमीडिएट फिलामेंट नेटवर्क ऑफन परसिस्ट। आउटर लेयर ऑफ आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ डेड स्किन सेल फुल ऑफ केराटिन फिलामेंट्स। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात की। ठीक है, तो यहां पर वो एक तरीका देते हैं कि इसको कैसे सेपरेट किया जाता है। ये आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज खुद पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए, अदर इंटरमीडिएट फिलामेंट मेक अप न्यूक्लियर लेमिना विच लाइंस द इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, मैंने आपको कल परसों के लेक्चर में कहा था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड है, और जो अंदर वाली लेयर है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट की बनी होती है, जिसको न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। यानी न्यूक्लियर बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के बाहर भी और अंदर भी ना माइक्रोफिलामेंट है ना माइक्रोट्यूब्यूल है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और बहुत रिजिड है और उसको सपोर्ट करते हैं ताकि न्यूक्लियस अपनी जगह से भी ना मूव करे और अपना जो है वो स्ट्रक्चर भी ना उसका खराब हो, कैरी आउट इट स्पेसिफिक फंक्शन। ये सारी चीजें जो है ये मैं आपको ऑलमोस्ट बता चुका हूं। ठीक है जी बच्चे, कोई सवाल है तो पूछिए। असल में ना, ये मैं एक रेफरेंस दे रहा था आप लोगों को पुरानी स्टडी का ना, ये कोई जानना बहुत